गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। बेटा संस्कृत जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम थर्ड लैंग्वेज के नाम से, तृतीय भाषा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में हमारे पास एक किताब है, पुस्तक, और दूसरी चीज़, इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो हमारी पाठ्य पुस्तिका और दूसरी चीज़ है हमारे पास व्याकरण। व्याकरण आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं जिसे हम ग्रामर के नाम से जानते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हो और संस्कृत में भी हम व्याकरण पढ़ते हैं। अब हम बात ये करते हैं बेटा कि हम सबसे पहले व्याकरण का पहला टॉपिक ले रहे हैं। व्याकरण में हमारे पास वर्ण आएगा, वर्ण विचार जिसे कहते हैं। अब ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, इन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं, यानी कि वो चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें धातु पढ़ेंगे, शब्द रूप पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसमें क्रिया पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपके 8th क्लास के अंतर्गत आती है। एक आता है इसमें संख्या ज्ञान, कुछ इसमें रचनात्मक कार्य होते हैं। रचनात्मक कार्य में हम पढ़ते हैं बेटा प्रार्थना पत्र हैं, चित्र आधारित वर्णन होते हैं, कुछ हमें वाक्य दिए होते हैं या कोई हमें एक पिक्चर दिया होता है, उस पर हमें 5 सेंटेंस बनाने होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जो है वर्णमाला व वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? जिस स्थान से उन्हें वर्णों को बोला जाता है। जिस स्थान से वर्णों को बोला जाता है वो स्थान उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। हो गई बात खत्म इतनी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ किस चीज़ का? वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या चीज़ होती है? ठीक है, वर्णमाला। अब वर्णमाला को भी हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा वर्ण और दूसरी आती है माला। यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा हमारा कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, कौन सी छोटी इकाई? जिसके कि कोई टुकड़े ना किए जा सके, जिसे खंडित ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्लियर आपको? भाई भाषा किसे कहते हैं? हम जो आम बोलचाल में बोलते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है। यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे के समक्ष पहुंचा सकते हैं, ऐसा साधन, या दूसरे की बात को सुनकर समझ सकते हैं, वो क्या कहलाती है बेटा? भाषा कहलाती है। अब आप अपनी बात आती है वर्ण पर। पहला क्वेश्चन था हमारा वर्ण किसे कहते हैं? मैंने बोला भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण वो होता है जिसके कि हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम खंडित नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम बात करते हैं, मैंने ऊपर शब्द लिखा है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह, क्रम से, यानी कि क्रम से जो वर्णों का समूह होता है, जैसे अ के बाद आ आता है, आ के बाद ई आता है, तो ये क्या है? क्रम है इसका बना हुआ। तो क्रमबद्ध समूह को बेटा क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर आप लोगों को कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके की टुकड़े कभी ना किए जा सकते हैं, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो कहलाता है वर्ण। क्लियर? वर्णों से आप समझ रहे होंगे, वर्ण आप वैसे भी पढ़ते हो। जब छोटी क्लास में आते हैं, हम स्टार्टिंग में स्कूल आते हैं, एडमिशन लेते हो, नर्सरी क्लास में पढ़ते हो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? अ से अनार, आ से आम। ये क्या है? ये वर्ण है। जब ये अ से ग तक पूरे बन जाते हैं, इनको पूरे को लिखा जाता है स्वर व्यंजन मिला करके, तो ये क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। क्योंकि वर्णों का क्रमबद्ध समूह हो जाता है। वो क्रम से जब पूरे वर्ण लिखे जाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, इस तरह से। तो ये क्रम से चलता हुआ जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या वर्णों के कितने भेद होते हैं। अभी तक मैंने आपको क्लियर किया बेटा वर्ण
कि वर्ण किसे कहते हैं। दूसरी बात रख रही हूँ मैं कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के बताया गया बेटा? 2 प्रकार के। वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक पढ़ते हैं हम स्वर और दूसरे पढ़ते हैं हम व्यंजन। मैंने उत्तर लिखा है यहाँ, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। फर्स्ट है स्वर, सेकंड है व्यंजन। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? बात आती है हमारे पास कि स्वर किसे कहते हैं या स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वो होते हैं बेटा जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वो स्वर कहलाते हैं। मैं आपको स्वर की परिभाषा लिखवा दूंगी, वैसे आप मेरी बात को ध्यान से सुने और समझें। आप इसमें से भी लिख सकते हैं, मैं इजी वे में 2-2, 3-3 बार बोल रही हूँ। स्वर वो होता है जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वो स्वर कहलाता है। क्लियर? और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होता है जिसका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, वो व्यंजन कहलाता है। जिसका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। और व्यंजन हमेशा स्वर के बिना अधूरा होता है। यानी कि जो व्यंजन वर्ण होता है वो कोई सा भी व्यंजन वर्ण हो, यदि आप उसमें स्वर नहीं मिलाओगे तो वो हमेशा अधूरा हो जाता है। आपने देखा होगा संस्कृत में कोई भी वर्ण लिखा होता है उसके आगे हम ऐसा हलंत लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं किसी भी वर्ण के आगे। जैसे ये है म के आगे आपने हलंत लगा दिया, म के आगे आपने हलंत लगा दिया तो ये आधा वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है। और यदि इस म के अंतर्गत आप अ स्वर को जोड़ दोगे तो ये आपका म पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर इतना? अब हम बात करते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया है स्वर के कितने भेद होते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, और इसके बाद अब बात करते हैं हम कि स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, देखिए आप, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर कितने प्रकार के बताए गए बेटा? 3 प्रकार के। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ये छोटे होते हैं, इनको लघु स्वर भी कहा जाता है। सेकंड होता है दीर्घ स्वर, ये बड़े होते हैं। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और प्लुत स्वर को द्विमात्रिक भी कहा जाता है। और प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक कहते हैं। बेटा ह्रस्व स्वर जो होता है ना, इन्हें छोटे बोलते हैं, छोटे स्वर, लघु स्वर, इन्हें एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और री। ह्रस्व स्वरों की संख्या मात्र 5 होती है। ठीक है, इनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं या इनको कहा जाता है। क्यों कहते हैं इन्हें एक मात्रिक? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा के बराबर समय लगता है, इसलिए हम इसे ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं। द्विमात्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलते समय
दो मात्रा के बराबर या इसका उच्चारण करते समय दो मात्रा के बराबर का समय हमें लगता है, इसलिए हमें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे आप अ बोलते हैं और आ बोलते हैं, आ में आपको अ से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम इसको द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। थर्ड चीज़ आती है हमारे पास प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर कैसे कहते हैं? क्योंकि प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने के समय या जिनका उच्चारण करते समय हमें 3 मात्रा का समय लगता है। ये तो हुई हमारी यहाँ तक की बात कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी भाषा की छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? जो मैं आपको बता चुकी हूँ 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मैंने आपको स्वर और व्यंजन में भी भेद बता दिया कि स्वर हम किसे कहते हैं और व्यंजन हम किसे कहते हैं। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको 3 प्रकार के स्वर बताए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ कौन कौन से होते हैं और प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ये देखिए आप स्वरों के भेद। ह्रस्व स्वर जिसे कि एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, ये छोटे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इसको बोलने में कुछ क्षण लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ई, उ, री और री। संस्कृत में ल, जो ल होता है ना, ल के नीचे रिकार होता है, इस रि को भी स्वर में गिनती की जाती है, यानी कि संस्कृत में ल को भी स्वर माना जाता है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 कुल स्वर कितने हुए? 5। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। ठीक है, ध्यान रहेगी गिनती आपको। ह्रस्व स्वर कितने कहलाए? 5। अ, ई, उ, री, री। सेकंड बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कुल स्वर कितने हुए? 8। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? 5 और दीर्घ स्वरों की 8। कुल टोटल कितने स्वर हो गए हमारे पास? कुल स्वर 13। ठीक है, इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। देखो आप अ बोल के देखेंगे अ और बोलेंगे हम आ, तो दोनों में समय का अंतर है। ठीक है, ये द्विमात्रिक समय लेता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक कहा जाता है, यानी कि 2 वर्णों के बोलने के बराबर का समय इस एक वर्ण को बोलने में लगता है, इसलिए हम इसे कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। तीसरी बात करते हैं हम प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण मंत्रों में किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हो या बोलते हो, सुनते हो ओम, तो उसको हम लंबा खींच के बोलते हैं ना, ओम। तो इसमें जो ध्वनि उच्चारण जो 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हुई हमारी स्वरों की बात। कुल स्वर कितने हो गए हमारे पास? 13। ह्रस्व स्वर थे 5 यानी 5 और दीर्घ स्वर थे 8 यानी 8। कुल हो गए 13। ये तो हुए हमारे सारे स्वर। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे पास 33 होते हैं, 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब देखिए आप, इसमें से आप व्यंजन कहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना? क से। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये जो 5 वर्ण यानी एक वर्ग में, एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं। क वाली लाइन में आप देखो क, ख, ग, घ, ड़ 5 वर्ण हो गए। इसी तरह च वाली लाइन में देखिए आप, सब में 5-5 हैं। और तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक लाइन को हम उसके प्रथम वर्ण के अक्षर के नाम से उसका वर्ग जानते हैं। जैसे जो क वाली लाइन है, क वाली पंक्ति है, उसको हम क वर्ग के नाम से जानते हैं।
च वाली पंक्ति को हम च वर्ग से जानते हैं, ट वाली को ट वर्ग से बोलते हैं, त वाली को त वर्ग से बोलते हैं और प वाली को प वर्ग से बोलते हैं। तो ये कुल होते हैं, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। और जब इन 5 वर्णों में कितने होंगे? 25। यानी कि इन 5 वर्गों के अंतर्गत जितने भी व्यंजन वर्ण आते हैं, मैं कल आपको पूरा दोबारा लिखवाऊंगी, तो जितने भी 5 वर्गों के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो 25 वर्ण होते हैं। उन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं बेटा, ये 4 होते हैं, य र ल व, य र ल व, ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जो मतलब स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थित होते हैं, इसलिए उन व्यंजन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन का नाम दिया गया है। क्लियर? तो 25 तो क्या हुए हमारे? स्पर्श व्यंजन, और 4 होते हैं हमारे पास अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद 4 होते हैं हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं श श स ह, ठीक है? वो चारों वर्ण को हम ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन चारों वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर की ओर निकलती है, इसलिए इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद बचते हैं हमारे पास संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर 3 होते हैं, श, त्र और ज्ञ। इनको हम संयुक्त अक्षर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये तीनों वर्ण जो हैं ये 2-2 अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज मैंने आपको पूरी वर्णमाला बताई है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से व्यंजन किस किस प्रकार से माने जाते हैं, कितने वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं जिनको टोटल 25 व्यंजन वर्ण होते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। चार अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 3 होते हैं संयुक्त अक्षर। ये तो होती है हमारी पूरी वर्णमाला। कुल व्यंजन वर्ण होते हैं हमारे पास 33, 25, 4 29, 4 33, ठीक है? और 13 हमारे पास होते हैं स्वर। इस प्रकार वर्णमाला में हमारे पास 46 वर्ण होते हैं। कुल पूरी वर्णमाला में हमारे पास वर्ण होते हैं 46, ठीक है? अब इसके बाद हम आगे की क्लास में कल पढ़ेंगे।